Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. Today we are having our sixth lecture, and in today's lecture we will study creating and starting the venture and the following topics including sources of new ideas, methods of generating ideas, creative problem solving, product planning and development. Starting our lecture, sources of new ideas for entrepreneurship. ये वो सारे सोर्सेस हैं जिनसे किसी भी एंटरप्रेन्योर को आइडिया जनरेशन में हेल्प आउट हो सकता है और आइडिया जनरेशन और उसको डेवलप करने में हेल्प आउट हो सकता है. फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर. कंज्यूमर इज द अल्टीमेट यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल कर रहा है. कंज्यूमर वो बंदा है या वो टारगेट मार्केट का कंपोनेंट है जो आपकी प्रोडक्ट को यूज करेगा, जो आपकी सर्विसेज को, इफ यू आर इन्वॉल्व इन द सर्विसेज, तो आपकी सर्विसेज को अवेल करेगा. तो आपने कंज्यूमर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप उससे उसकी डिमांड्स या उसकी वांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. अगर तो आपके पास कोई आइडिया है किसी प्रोडक्ट का और वो आइडिया मैच नहीं करता कंज्यूमर की डिमांड्स और उसकी वांट्स के साथ, तो फिर आपको उस बिजनेस का सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपका उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो अल्टीमेट यूजर है वो उसके साथ, उसकी नीड्स के साथ मैच नहीं कर रही है आपकी जो आइडिया जनरेटेड प्रोडक्ट है. सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो वो आपकी कंज्यूमर की डिमांड के मुताबिक हो. तो इट्स बेटर वे कि आप डायरेक्टली कंज्यूमर से इनफॉर्मली या इनफॉर्मली कंज्यूमर से उसकी जो नीड्स एंड वांट्स हैं, जो उसकी प्रोडक्ट के अंदर वो जो अगर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर वो फीचर्स लैक कर रहे हैं, तो आप अपनी न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर्स डेवलप कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को इनोवेटिव वे में लॉन्च कर सकते हैं. तो कंज्यूमर जो है वो अल्टीमेट यूजर है, तो उसके साथ इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में आप उसकी फीडबैक ले सकते हैं, आप सर्वेज करवा सकते हैं, आप इंटरेक्शन डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ कर सकते हैं. बट एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर इतने हों कि वो आपकी टारगेट मार्केट के अंदर इतने हों, या उनके जो आप फीडबैक इतना ले रहे हैं जिनसे वो इतने हों कि आपकी बिजनेस वेंचर को वो सक्सेसफुल कर सकें. अगर तो आपके जो सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी पूरी मार्केट को कवर करना चाहिए, या आप किसी रेंडमली सिलेक्टेड सर्वे के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट के आइडियाज जनरेट नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव अ वेरी कम्प्रिहेंसिव फीडबैक आपको चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. नेक्स्ट कम्स एक्साइटिंग कंपनीज. जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो आपकी मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ और सर्विसेज के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उन कंपनीज को, आप उन कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एवेल्युएट करें. आप ये देखें कि उनकी प्रोडक्ट्स के अंदर कौन से फीचर्स लैक कर रहे हैं. आप ये देखें कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कितनी सक्सेसफुल है, कितनी अनसक्सेसफुल है, उसका जो यूजर्स हैं वो उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने अनसेटिस्फाइड हैं. तो इस तरह की इवेल्युएशंस, इस तरह के जो मार्केट सर्च है कंपेटिटर्स के हवाले से, वो आपको हेल्प आउट कर सकता है, ताकि आप अगर उनकी प्रोडक्ट के अंदर कोई लैप्सेस हैं, कोई लैक कर रहे हैं फीचर्स, तो आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ डेवलप करके मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, जो आपके सप्लायर्स होते हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा फीडबैक ले सकते हैं आपकी मार्केट का, कि आपकी मार्केट के अंदर किस चीज़ की क्या डिमांड है. क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्ट लिंक्ड होते हैं रिटेलर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, और रिटेलर्स जो होते हैं वो अल्टीमेट जो आपके कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं. तो वो बेहतर फीडबैक दे सकते हैं आपको, बेहतर सजेशंस आ सकती हैं थ्रू योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इनोवेटिव चीज़ें लेके आ सकते हैं, क्या आइडियाज़ लेके आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिटेलर के पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड की प्रोडक्ट उसको दे रहा है, और वो रिटेलर
ऑब्वियसली वो डायरेक्ट लिंक्ड है कंज्यूमर के साथ, और अगर वो प्रोडक्ट वहां पे सेल आउट नहीं हो रही तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को बता देगा कि ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट नहीं हो रही। सो वो उसको या तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल वहां से उसको लेना बंद कर देगा या कुछ इस तरह। तो थिंग इज कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं आपके अल्टीमेट जो कंज्यूमर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं उनके साथ। तो वो आपको बेहतर फीडबैक दे सकते हैं और वहां से आपको आइडिया जनरेट हो सकता है कि क्या प्रोडक्ट चाहिए मार्केट को, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कंज्यूमर्स की, जो आपके यूजर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से। देन कम्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस तरह बेहतर सोर्स हो सकता है कि जब गवर्नमेंट किसी फिजिकल ड्यूरिंग बजट फिजिकल ईयर अनाउंसमेंट होती है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बिल्डअप करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सी ऑफर्स देता है, सब्सिडाइज करता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, उसको टैक्स एग्जेम्पशन की बेनिफिट्स देता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स, डिफरेंट रिलैक्सेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। तो अगर जब गवर्नमेंट इस तरह की बेनिफिट्स, इस तरह की सब्सिडीज अनाउंस करता है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपको आइडिया जनरेट हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ की कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी चाहिए या कोई सर्विसेज जनरेट करनी चाहिए। सो गवर्नमेंट इन दैट सेंस आपको हेल्प आउट कर सकता है। देन कम्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तो ऑन द टॉप मोस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट की रिसर्च आप करेंगे, जो आप सर्विस कंडक्ट करेंगे, जो मार्केट को अपनी जो आइडियाज हैं, जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, उसके साथ आप मार्केट की डिमांड्स को, मार्केट की वांट्स एंड नीड्स को मैच करेंगे, तो ये काम करेगा आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इट्स द आई थिंक बेस्ट वे कि आपको आइडिया जनरेट करा सके और आप उस आइडिया को उसको इन एक्शन बिल्डअप होते देख सकें, इन प्रोसेस उसकी ऑपरेशनल फॉर्म में उसको देख सकें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो स्पेशल सोर्स है जिसके थ्रू आपको न्यू आइडिया जनरेशन में हेल्प आउट हो सकता है। देन कम्स आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। समटाइम आप अपनी लाइफ के अंदर अपने इर्द गिर्द अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, अपने पैशंस को अपनी सराउंडिंग्स के साथ मैच करते हैं। आप देखते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आप अपना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनका इनबॉर्न पैशन होता है, इंटरेस्ट होता है, वो उसी को अपना बिजनेस बना देते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो हॉबीज है वो आपका बिजनेस हो और वो सक्सेसफुल भी हो। सो आप बट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो आइडिया जनरेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा आप अनसक्सेसफुल ही रहेंगे, आपका बिजनेस सक्सेसफुल भी हो सकता है। और इफ यू वुड बी लकी इनफ, अगर आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, आपकी हॉबीज जो हैं, आपका इनबॉर्न टैलेंट जो है वो अगर आपके मार्केट की डिमांड्स के साथ मैच कर जाता है, मार्केट की वांट्स के साथ मैच कर जाता है, और फिर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। देन कम्स ऑब्जर्वेशन। कुछ लोगों की नेचुरल उनमें ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है, जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी ऑब्जर्वेशन से वो अपनी लाइफ के इर्द गिर्द लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट को देखते हैं, लोगों की वांट्स एंड नीड्स को समझते हैं। तो वहाँ से वो आइडिया जनरेट कर सकते हैं। आपकी ये पर्सनल इनबॉर्न आपकी स्किल है कि आप इफ़ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, तो आप चीज़ों को जज कर रहे हैं, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं फ्रॉम ऑल एंगल्स, चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं। तो आपकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, उनको एनालाइज करते हो, और फिर तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा आइडिया जनरेशन के अंदर। Next है methods of generating new ideas for entrepreneurs. The entrepreneurs can use several methods to help generate and test the new ideas. जिनमें focus group, brainstorming, problem inventory analysis, ये and many others कुछ methods हैं जिनको हम use करते हैं, but most
इम्पोर्टेंटली ये मेथड्स यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले फोकस ग्रुप है। फोकस ग्रुप में ये होता है कि आपके 5 to 10 मेंबर्स या मोर देन दैट आपका एक ग्रुप होता है, जिसमें आप डिफरेंट मार्केट से या प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हर मेंबर डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इस इंफॉर्मेशन को आप बैठ के उसके ऊपर आपका जो ग्रुप मीटिंग होती है, आप उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, आप उसको हर एंगल से उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। तो इस तरह फिर आपको हेल्प आउट हो सकता है, आप नई प्रोडक्ट का आइडिया आ सकता है, उसकी प्रोडक्ट जनरेशन को, उसको प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर आइडियाज आ सकते हैं। तो फोकस ग्रुप एक बेस्ट वे है, आपको बेस्ट मेथड है आपको आइडिया जनरेशन के लिए। देन कम्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपका ये होता है कि आपके ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं, और आपकी जब ग्रुप मीटिंग होती है तो आपके सबसे यही रिक्वायर किया जाता है कि वो अपने अपने क्रिएटिव आइडियाज बताएं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो उससे हेल्प आउट हो सकता है आपको न्यू आइडिया जनरेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल जो इसकी सैमसंग मोबाइल फोन्स हैं, तो इनका जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है उनसे ये रिक्वायर किया जाता है कि वो आज से 20 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक एडवांस हो जाएगी, और आज से 20 साल के बाद रख के वो ये फीचर्स जो हैं वो डेवलप करें फोन के अंदर। तो उनके क्रिएटिव डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली वो कुछ ऐसी फीचर्स भी बताते होंगे जो कि आज के टाइम में वो पॉसिबल नहीं लगते, बट आफ्टर 20 इयर्स वो उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो इस तरह आप डिफरेंट मेंबर्स को, डिफरेंट क्रिएटिव लोगों को उनका ग्रुप बना के आप उनसे डिफरेंट आइडियाज ले सकते हैं, और वो हेल्प आउट हो सकता है आपकी प्रोडक्ट की, न्यू प्रोडक्ट की जनरेशन के लिए, न्यू प्रोडक्ट की इनोवेशन के लिए। देन कम्स प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस। प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस भी फोकस ग्रुप की तरह है, जिसमें आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके ऊपर आप प्रॉब्लम के ऊपर आप फोकस करते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम रखी, या नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर आप लोगों से, जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, जो आपके फोकस ग्रुप है, उससे आप रिक्वायर करते हैं कि इसका सोल्यूशन बताया जाए इन प्रॉब्लम्स का। तो इस तरह आपका जब हर एक अपनी अपनी फीडबैक देगा, अपनी अपनी सजेशन देगा, अपने अपने प्रॉब्लम के ऊपर अपने अपने आर्गुमेंट्स होंगे, डिस्कशंस होंगी, तो ऑब्वियसली उसके एक तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, और हो सकता है और प्रोबेबली उसके अंदर से आपकी न्यू प्रोडक्ट जनरेशन का आइडिया जो है वो इवॉल्व हो। तो इस तरह ये इन मेथड्स के थ्रू आपका जो आइडिया जनरेशन है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो दे रहे होते हैं। इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द सोल्यूशन इंडिपेंडेंटली आप क्रिएट करते हो, या किसी की असिस्टेंस से नहीं। आप उसके ऊपर अपनी किसी भी प्रॉब्लम जो आपको सामने नजर आ रही है उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो, अपनी सजेशन, अपना फीडबैक देते हो, और उसका सोल्यूशन बता रहे होते हो। इट इज ऑलवेज इन्वॉल्व अ क्रिएटिविटी। आप पर्सन टू पर्सन हर बंदा एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपने एंगल से देखता है, अपनी एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशन, अपने जो उसका लाइफ एक्सपीरियंस है उसके हवाले से देखता है। तो उसका प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो अपने उन एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, अपने बैकग्राउंड के हवाले से उसका सलूशन देगा। तो हर एक का सलूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो वेरी कर सकता है, और उसके अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है। तो इंडिपेंडेंटली जब आप किसी से या अपने फोकस ग्रुप से किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेंगे, तो वो ऑब्वियसली हर एक का वेरी करेगा एक दूसरे से, और उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी। इट्स अ प्रूवन मेथड फॉर अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम और चैलेंज इन एन इमेजिनेटिव वे। हर कोई उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इनोवेटिव वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, या कुछ इमेजिनेटिव वे में, तो वो ऑब्वियसली वो इट टर्न आउट इन अ क्रिएटिव वे। And it's a tool that helps people redefine the problem they face, come up with the breakthrough ideas, और इसी तरह जो है वो नए आइडियाज वो हैं जो जनरेट होते हैं, and then take action on these ideas, और फिर उन आइडियाज के ऊपर हम एक्शन लेके कोई वेंचर क्रिएट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, सर्विसेज बनाते हैं।
Alex Osborne and the Sydney Burns conducted extensive research इन्होंने की on the steps of creative problem solving and और फिर इन्होंने as a result इन्होंने 3 stages में उसको अपने जो extensive research थी उसको 3 stages में divide किया. First one is the explore the challenge. जिसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, जिसमें आइडेंटिफाई गोल करते हैं और विश और चैलेंज, एंड देन कम्स फैक्ट फाइंडिंग, गैदर डाटा, देन कम्स प्रॉब्लम फाइंडिंग, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम. द सेकंड स्टेप इज द जनरेट आइडियाज, जिसमें आइडिया फाइंडिंग और जनरेट आइडियाज उसको बोलते हैं. एंड देन प्रिपेयर फॉर एक्शन, सॉल्यूशन फाइंडिंग, सिलेक्ट एंड स्ट्रेंथन द सॉल्यूशन, एंड एक्सेप्टेंस फाइंडिंग, प्लान फॉर एक्शन. अब इनको एक एक करके देखते हैं. तो द फर्स्ट वन इज एक्सप्लोर द चैलेंज, कि जो हमें प्रॉब्लम है, जो हम, क्योंकि अब हम प्रॉब्लम क्रिएटिव वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप जो है वो है एक्सप्लोर द चैलेंज, कि जो हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है हमने उसको एक्सप्लोर करना है कि प्रॉब्लम है क्या. तो उसके अंदर फर्दर 3 स्टेजेस हैं. फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, कि हमने एक्चुअल में उस प्रॉब्लम तक पहुंचना है, तो हमारा गोल क्या है, हमने किस तरह उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग. जब हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि हमें ये पता हो कि वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कहाँ पे है, हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने लगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, तो विच वी कॉल द ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग. तब द सेकेंड सब स्टेज उसकी ये है कि हमने वो सारा डेटा कलेक्ट करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड है. उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या है, किसकी वजह से है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि फैक्ट फाइंडिंग के अंदर आते हैं. इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमने या इससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमने कलेक्ट करनी है. उसके बाद द थर्ड वन इज कि प्रॉब्लम फाइंडिंग. जब हमारे पास डेटा आ जाएगा, जब हमें पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है या प्रॉब्लम किस एरिया के अंदर है और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, किस जगह पे, किस पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. तो वहां पे और उस पर्टिकुलर सब स्टेज को हम कहेंगे के प्रॉब्लम फाइंडिंग. द सेकंड इसका जो स्टेज है वो है जनरेट आइडियाज. तो उसमें हम ये देखते हैं आइडिया फाइंडिंग या जनरेट आइडिया. तो आइडिया फाइंडिंग के अंदर जो है वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. जब हमारा जो ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मर्स का ग्रुप है या जो हमारा क्रिएटिव आइडियाज का ग्रुप है, वो बैठ के उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो कि आइडेंटिफाई हो गई है, जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया है उस प्रॉब्लम को, उसके ऊपर अपने आइडिया जनरेट करेगा. वो अपनी अपनी इनोवेटिव वे में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशंस जो है वो बताएगा, वो सॉल्यूशंस देगा उसको इन अ क्रिएटिव वे, इमेजिनेटिव वे में अपने सॉल्यूशंस जो है वो देगा. तो वो जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे उस पर्टिकुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर, जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे वो हर एक की अपनी अपनी आइडियाज होंगे, अपने अपने सजेशंस होंगी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में. तो वो हेल्प आउट हो सकता है हमें, और उस तरह हम अपनी जो प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे में उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं. देन द थर्ड स्टेज जो है वो है हमारी प्रिपेयर फॉर एक्शन, जिसमें फर्दर सब स्टेजेस हैं सॉल्यूशन फाइंडिंग, select and strengthen the solution, and the acceptance finding, plan for action. जब हमारे पास डिफरेंट जो हमारे जो सेकंड स्टेज थी जनरेट फॉर आइडियाज, उसमें हमारे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ और डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हमारे पास आए, तो हम उन सॉल्यूशंस को लिस्ट डाउन कर लेते हैं थर्ड स्टेज के अंदर, और उनमें से जो हमारे मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है, मोस्ट बेनिफिशियल सॉल्यूशन है, उसको उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स उसके देखते हैं, और फिर उन सॉल्यूशंस में से अपने जो हमारे मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो उसको हम सिलेक्ट करते हैं और उसको उसकी सपोर्ट में अपने सारे रिसोर्सेज लगाते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. एंड द फाइनल वन इज एक्सेप्टेंस फाइंडिंग, कि हम उस
हम अब जो आइडेंटिफाई हमने प्रॉब्लम कर ली, उसके बाद जो मोस्ट क्रिएटिव उसका या मोस्ट बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया उस सोल्यूशन को, और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारी फिर वो हेल्प आउट होंगी, और फिर हमारा जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, और प्लान फॉर एक्शन जो उसको हमने सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया वो उसको हम प्लान फॉर एक्शन बोलेंगे, और वो जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था उसको हमने टैक्टफुली वे में उसको इन 3 स्टेजेस से पास ऑन होके और उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। इन बिजनेस एंड इंजीनियरिंग में जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है NPD, ये पर्टिकुलर टर्म यूज होती है उस कंप्लीट प्रोसेस को ये डिफाइन करती है जहां पे आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर, या आप किसी सर्विसेज को लॉन्च करते हैं। जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो टेंजिबल चीज है जो जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं, एंड जो सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल फॉर्म में होती है। तो NPD इज द होल टर्म यूज होती है उस पर्टिकुलर कंप्लीट प्रोसेस के लिए जहां पे आप न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं या आप न्यू सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च कर रहे होते हैं। इसको 2 पैरेलल पाथ्स हैं जिसके थ्रू आप NPD का प्रोसेस जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ये है कि आप आइडिया जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, उस आइडिया जनरेशन के एज अ रिजल्ट ऑफ आइडिया जनरेशन आप न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, और फिर उसकी डिटेल, उसकी इंजीनियरिंग, उसकी मार्केटिंग, उसको आप हर एंगल से उसको आप उस प्रोडक्ट को देख के और फिर आप उसको लॉन्च कर देते हैं। एंड द अदर वे इन्वॉल्व्स द आपका मार्केट रिसर्च और मार्केट एनालिसिस। आप प्रॉपर मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उनकी डिमांड्स एंड उनकी वांट्स देखते हैं, मार्केट के अंदर उसकी जो आपकी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस हैं उनको देखते हैं, जो आपके टारगेट मार्केट है उसकी एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं, मार्केट के अंदर उसकी नीड एंड वांट्स आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनको देखते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करते हैं। सो दीज 2 पैरेलल पाथ जो है साइड बाय साइड यूज होते हैं NPD के अंदर। That's all from today's lecture. Any questions and queries are most welcome. Thank you.